नमस्कार साथियों। कल्पना कीजिए, साल है 1904। भारत पराधीन है। अंग्रेजी सत्ता अपने चरम पर है और उसी दौर में एक स्त्री कलम उठाती है और सीधे आसमान में बैठे चंद्रदेव को एक पत्र लिख डालती है, शिकायत के लहजे में, व्यंग के तेवर में। यही है हिंदी साहित्य की वह अनूठी कहानी जिसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसकी लेखिका राजेंद्र बाला घोष हैं, अर्थात बंग महिला। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यह रही आज की हमारी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। इसकी लेखिका हैं राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें साहित्य जगत बंग महिला के नाम से जानता है। यह कहानी 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसे हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी होने का गौरव प्राप्त है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर यह लेखिका थी कौन। आइए पहले उन्हीं को जान लेते हैं। बंग महिला का जन्म 1882 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम था राम प्रसन्न घोष और माता थी नीरद वासिनी घोष। अब यहाँ एक दिलचस्प संयोग पर ध्यान दीजिए। इनके पति का नाम चंद्रदेव और आज की कहानी का शीर्षक भी है चंद्रदेव से मेरी बातें। बंग महिला को चारुबाला, रानी जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता था। इनका निधन 24 फरवरी 1949 को मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। अब जान लेते हैं इनकी लेखनी और रचनाओं के बारे में। तो बंग महिला का लेखन काल सन 1904 से 1917 तक रहा। इन्होंने कुल 13 वर्ष अपने लेखन कार्य को दिए। इतने छोटे समय में भी इन्होंने हिंदी साहित्य को कई महत्वपूर्ण रचनाएं दी। इस तालिका में देखिए, सन 1904 में आई हमारी आज की कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, फिर 1906 में कुंभ में छोटी बहू, सन 1907 में दुलाई वाली, 1908 में भाई बहन, 1909 में दलिया और 1915 में हृदय परीक्षा। इनकी रचनाओं का संग्रह कुसुम संग्रह नाम से सन 1911 में काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित कराया गया। तो साथियों, अब हम प्रवेश करते हैं मूल कहानी में, चंद्रदेव से मेरी बातें। ध्यान रखिएगा, यह कहानी पत्र शैली में लिखी गई है, यानी लेखिका सीधे चंद्रदेव को संबोधित करते हुए बात कह रही हैं और इसका तेवर है पूरी तरह व्यंग्यात्मक। आइए इसे पंक्ति दर पंक्ति भाव के साथ पढ़ते और समझते हैं। कहानी का आरंभ कुछ इस तरह होता है कि भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ सुनो, मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी, अर्थात इस सृष्टि के साथ आपकी भी रचना हुई होगी। अब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट अर्थात महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस अर्थात नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यहाँ पे काशी का जिक्र हुआ है। ये हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य की क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करनी स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन अर्थात निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति पिछड़ांग तो हैं नहीं, जो आपकी अच्छी नौकरी देने में
उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्यविधाता बनकर आएंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और भविष्य में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीणप्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। एतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे अर्थात छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता, पहले काशी का जिक्र अब कलकत्ता का जिक्र, तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यह नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगढ़ को जहाँ कुछ कठिनाइयों का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने की किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आस्था नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती कि क्या करे। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही लिखी थी। हरिपदोद्भवा त्रिलोक के पावनी सुरसर के खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृत्ताकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात पारिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निःसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहाँ के फोर्ट विलियम कॉलेज के फौजी समाज को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी चक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति अब महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट अर्थात टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव, इन्हीं सब विश्व में उत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सभी ने आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वक्ष में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक शस्त्र सलांचन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी को
की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप यह बात भी अभी तक शायद आप पर यह बात भी अभी तक बीत न हुई हो कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सच श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों की अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल मात्रा में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतना भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है अथवा सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आएँ तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आएँ। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ की इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज आपके यहाँ के दंड विधि अर्थात कानून को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो वे यहाँ से 2-4 टाइपराइटर भी खरीद कर ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक भी बात का उत्तर नहीं दिया, परंतु आपके इस मौन अवलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके ये एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। तो साथियों, यह थी पूरी कहानी, व्यंग, कल्पना और यथार्थ का एक अनोखा संगम। अब आइए इस कहानी की साहित्यिक विशेषताओं को संक्षेप में समझते हैं। पहली, यह पत्र शैली में लिखी गई है। दूसरी, इसका पूरा तेवर व्यंग्यात्मक है। तीसरी, इसमें मुख्य रूप से केवल 2 पात्र हैं, लेखिका और चंद्रदेव। चौथी विशेषता है इसमें प्लेग बीमारी का जिक्र हुआ है। 5वीं विशेषता है इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासकीय नीतियों के कारण भारत की दुर्दशा का यथार्थपरक चित्रण। 6ठी विशेषता है इसमें लॉर्ड कर्जन पर सीधा व्यंग किया गया है, जो कि उस समय के वायसराय थे। और 7वीं और अंतिम विशेषता ये है कि इसमें हंस, गज, चूहा, बैल और भगवान कार्तिक के वाहन मयूर का उल्लेख हुआ है। अब चलिए जानते हैं इस कहानी को लेकर विद्वानों की क्या राय है। तो लक्ष्मी सागर वासुदेव, आलोचक लक्ष्मी सागर वासुदेव का मानना है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं बल्कि निबंध है। यह एक महत्वपूर्ण साहित्यिक बहस है कि क्या यह रचना विधागत रूप से कहानी है या निबंध। इसे नोट कर लीजिए, यह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बिंदु है। अब सुनिए आलोचक भवदेव पांडे की बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी। वे कहते हैं कि बंग महिला की यह पहली कहानी हिंदी साहित्य की ऐसी पहली रचना थी जिसमें अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। यह हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी है जिसमें भारत की बदहाली, आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी के चित्रण के साथ साथ
समाज में नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधरता और हर क्षेत्र में वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबदबे का चित्रण भी किया गया है। और अंत में आलोचक गोपाल राय कहते हैं कि व्यंग आधुनिक हिंदी कहानी का एक बहुत कारगर औजार माना जाता है। इस कहानी अर्थात चंदेल से मेरी बातें में समकालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रशासन पर करारा व्यंग किया गया है। तो साथियों, तीन विद्वानों की राय से यह स्पष्ट होता है कि यह कहानी अपने समय की एक सशक्त राजनीतिक और सामाजिक टिप्पणी है, भले ही उसकी विधा को लेकर मतभेद हो। साथियों, यह थी चंदेल से मेरी बातें, बंग महिला की एक ऐसी रचना जिसमें पौराणिक कल्पना के सहारे अपने युग के यथार्थ पर गहरी चोट की गई है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में बताइए इस कहानी की कौन सी पंक्ति आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सादर धन्यवाद।